नमस्कार। मीडिया मैटर्स इस कार्यक्रम में आज बात नेशनल प्रेस डे की, यानी एक ऐसा दिन जो सरकार की तरफ से और हमारे जो प्रेस कमीशन है, फर्स्ट प्रेस कमीशन हुआ, फिर सेकंड प्रेस कमीशन हुआ और फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। 4 जुलाई 1966 यानी 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियली स्थापना हुई थी और इसके बाद 16 नवंबर से इसने कार्य करना विधिवत रूप से शुरू कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य है कि प्रेस की आजादी को बनाए रखना, प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखना, तो वहीं पर प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहना। इसके अलावा ये भी एक उद्देश्य है कि प्रेस अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज को और देश को जागरूक करे, समाज और देश के विकास में अपना योगदान निडर भाव से दे। तो इन बड़े उद्देश्यों को लेकर के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में हम सफल हो पाए हैं। क्या हमारे देश का वर्तमान मीडिया फ्री, फेयर और फियरलेस है? और क्या हमें एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से प्रेस बेलगाम हो रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए तथाकथित स्वघोषित सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज एनबीए जैसी हैं, लेकिन वो काम कितना कर पा रही हैं? और इसी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी पार्लियामेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पेंडिंग है। तो क्या ऐसी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे आपका उनका परिचय कराना चाहूंगा। इसके बाद नेशनल प्रेस डे के इस अवसर पर अपने इस डिस्कशन शो को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मीडिया के प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अहमद साहब जुड़े हुए हैं। वो मीडिया एकेडमिक्स में भी हैं। इसके अलावा वो लंबे समय तक टीवी न्यूज चैनलों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी भी हैं, मीडिया विश्लेषक भी हैं, प्रिंट मीडिया पे भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कई चैनलों में प्राइम टाइम डिबेट में वे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक और सीनियर जर्नलिस्ट निमिष कुमार भी हैं, वो फाइनेंस भी कवर करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री जो हमारा सिस्टम है उसको भी कवर करते हैं और फॉरेन बीट भी कवर करते हैं। इसके अलावा मीडिया से जुड़े मुद्दों को बहुत बारीकी से वे समझते हैं। मीडिया फैकल्टी भी हैं, नए मीडिया के छात्रों को पढ़ाते भी हैं। और वहीं पर देवांश सिंह और गरिमा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि मीडिया के सेक्टर में एक उभरते हुए मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और बहुत ही धीर, गंभीर और टैलेंटेड मीडिया के स्टूडेंट्स माने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेम कुमार जी आपसे। आप सभी विद्वानों का हमारे इस कार्यक्रम मीडिया मैटर्स में स्वागत है। शुरुआत प्रेम जी आपसे हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपका लंबा अनुभव है। आपने मीडिया लॉज एंड इथिक्स पढ़ाया है, तो आपने प्रेस कमीशन भी पढ़ाया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी आपने पढ़ाया है। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और जिसकी वजह से हर साल 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हो पाई है, इस बारे में आपका क्या कहना है प्रेम कुमार जी? देखिए अरुणेश जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता किसी और देश के मुकाबले या कई अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। फिर भी हम चिंता इसलिए करते हैं कि इस बेहतर स्थिति के खराब होने की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है। मैं देख रहा था जैसे कि आज हम प्रेस दिवस मना रहे हैं, 16 नवंबर है। मैंने देखा कि आपने फोन किया था, मुझे याद नहीं था कि आज प्रेस दिवस है। आपको लगा होगा मेरी बातों से। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि तो हाल में हमने एक प्रेस दिवस मनाया था, तो फिर हमने सोचा ये गलतफहमी क्यों हो रही है। तो मैंने देखा कि एक के बाद एक कई डेट्स हैं। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये यूएनओ मनाता है, यूनेस्को जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, और इसके अलावा आप देखेंगे तो हर रीजनल लैंग्वेज के भी ऐसे ही दिवस, जैसे मराठी दिवस, मराठी पत्रकारिता दिवस 6 जनवरी को। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पूरे देश में पत्रकारिता को लेकर हम दिवस भी मना रहे हैं, तो इस दिन क्या हम सारे पत्रकारों को एकजुट करने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये क्या अवसर बन पाया है या बन पाता है? तो ये नहीं बन पाता, क्योंकि हमें याद भी नहीं रहता कि आज प्रेस दिवस है। जब हम सुबह ट्वीट देखते हैं या किसी का कोई फंक्शन देखते हैं ऑफिशियल, तो हमें पता चलता है कि आज प्रेस फ्रीडम डे है। तो ये जो स्थिति है क्यों है? सरकारी आयोजन बनकर रह गया, इसी तरह से क्षेत्रीय आयोजन बनकर रह गया। हिंदी की पत्रकारिता लोग अलग मनाएंगे, मराठी की पत्रकारिता अलग मनाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है वो भी एक इंटरनेशनल ओकेजन बन के रह गया, उसमें हमारा अटैचमेंट नहीं है, हम उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके से हम हो रहे हैं, एकजुट आवाज की जो कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं एक यूनिफिकेशन, एक इंटीग्रेशन काउज के प्रति, यानी मूल रूप से देखें तो पत्रकारिता के प्रति, पत्रकार लोगों की सुरक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है, नौकरी की सुरक्षा भी जरूरी है, और स्वतंत्र रूप से आवाज उठाना भी जरूरी है। हर तरह की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो यूनिफाइड कोशिश होनी चाहिए, उसका अभाव ये खुद पत्रकारिता से जुड़े हुए दिवस बता रहे हैं। ये बिल्कुल, चिंता लेकिन का यहाँ पर विषय प्रेम जी है। एक सवाल ये भी है, आपने स्वतंत्रता का ज़िक्र किया। दरअसल जो मेरा मुख्य सवाल था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना जिन उद्देश्यों के साथ की गई थी, उन उद्देश्यों को पूरा कर पाने में हमारा मीडिया कितना सफल हुआ है? क्योंकि हर साल हम 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। और मैंने आपने जी, फ्रीडम की भी बात की, तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, विश्व के 180 देशों में हुआ है, और उसमें भारत का स्थान 142वां चला गया है। यानी वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और वर्तमान में निमिष जी, अब आपको मैं डिबेट में लाना चाहूंगा, आपसे भी वही सवाल है कि प्रेस फ्रीडम के नाम पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे देश में प्रेस की फ्रीडम को सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे, और जर्नलिस्ट की भी फ्रीडम को सेव करे, सिक्योर करे। लेकिन क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कर पाने में सफल हुई है? वहीं दूसरी तरफ प्रेस काउंसिल के दायरे में सिर्फ प्रिंट मीडिया आता है, टीवी चैनल नहीं आते हैं, तो उसके लिए दूसरी सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एनबीए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। तो उन्होंने जो गाइडलाइंस बना रखी है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, क्या उसका पालन न्यूज चैनल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऐसे में आपका क्या कहना है, निमिष जी? देखिए, सबसे पहली बात कि एनबीए जो है में भी मेंबर्स हैं, वो इंडस्ट्री क्योंकि जब आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है निमिष जी, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। प्रोफेसर इकबाल अहमद सर, आपसे लोगों ये को ये जानना नहीं लगे चाहेंगे कि कि आप जिस तरीके से आप मीडिया पढ़ाते भी हैं, आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में प्रेस की क्या स्थिति है। वर्तमान में प्रेस की क्या स्थिति है? नेशनल प्रेस डे के अवसर पर क्या हमारा प्रेजेंट मीडिया और ज्यादा फ्री, फेयर और फियरलेस हो सकता है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे इकबाल साहब? नहीं, ये सबसे पहले तो थैंक यू, अपने प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। देखिए, जहाँ तक प्रेस फ्रीडम की बात है, तो जहाँ तक अभी जो स्थिति बनी हुई है, प्रेस पे ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। प्रेस पूरे तौर पे फ्री है और अपनी मर्जी से वो सारी स्टोरी को चलाता है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि प्रेस ने अपनी आज़ादी का कहीं कहीं मिसयूज भी किया है, और इस मिसयूज होने से देश को काफ़ी क्षति पहुंचा है, इससे नुकसान पहुंचा है। और देश जो है वो, देश की हालत कैसी है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ज़्यादातर जो है लोगों ने यही कहा है कि प्रेस की इस तरह से बेरारवी और जितना इनको फ्रीडम दिया गया है या जितना ये फ्री हुए हैं,
उसका ये मिसयूज करने लगे हैं। और अपनी टीआरपी के लिए अभी देखा आपने कि टीआरपी को लेकर बॉम्बे में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, और उस पर एक बहुत बड़ी कहानी बनी, और प्रेस उस पर जो है वो एक कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ गया, मीडिया शक के दायरे में आ गया कि अपनी टीआरपी के लिए ये किस किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये आज़ादी फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़कर इसको देखा जाता है। ये आज़ादी तो ज़रूरी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने एथिक्स से हट रहे हैं। जब हम मीडिया पर्सन हैं या मीडिया में हम किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो अपने एथिक्स को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रेस के साथ साथ ये भी देखा जाए कि आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। एक तरफ तो प्रेस की बात हो रही है, प्रेस काउंसिल की आपने बात की कि प्रिंट मीडिया पे ही उसके दायरे हैं, प्रिंट मीडिया को ही वो रेगुलेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एनबीए की आपने बात की। तो सोशल मीडिया तो और बिल्कुल उसके उसके इसको कंट्रोल करना तो और भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं, तो जब तक कि हम फेयर अनबायस्ड और एथिकल नहीं होंगे, उस वक्त तक हम समाज को या देश को हम अपना कोई जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और हेल्दी कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे पाएंगे। मेरा अपना बिल्कुल, ये लेकिन मानना है। यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कह दी, टीआरपी का आपने ज़िक्र किया। टीआरपी को तो सारी समस्याओं की जड़ माना जाता है टीवी न्यूज़ चैनलों में। इसी टीआरपी के कारण ही कंटेंट से कंप्रोमाइज़ होता है। टीआरपी की जो व्यवस्था है, वो भी अपने आप में बहुत विवादास्पद व्यवस्था है। कई चैनल उसके सदस्य भी नहीं हैं, रिपब्लिक नेटवर्क उसका सदस्य भी नहीं है। ऐसे में निमिष जी, एक बार फिर मैं आपसे संपर्क करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि न्यूज़ चैनलों के लिए टीआरपी ही एकमात्र कड़वा सच क्यों होना चाहिए? क्या इसकी जगह कोई दूसरा सिस्टम डेवलप नहीं होना चाहिए? ताकि हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो ज़्यादा फ्री होकर काम कर सकें, फेयर तरीके से काम कर सकें और फियरलेस तरीके से भी काम कर सकें। तो टीआरपी के मैकेनिज़्म के अलावा और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? निमिष जी। अरुण जी, आपका सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। जी, मेरा सवाल ये है निमिष जी कि प्रोफेसर इकबाल साहब ने एक बात का ज़िक्र किया कि टीआरपी की वजह से भी हमारा जो प्रेस है, ख़ास तौर पे न्यूज़ चैनल हैं, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना होता है कंटेंट के साथ, टीआरपी का प्रेशर होता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एनबीए की गाइडलाइंस चैनल फ़ॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत से चैनल एनबीए के दायरे में आते भी नहीं हैं। तो टीआरपी के अलावा दूसरे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ताकि न्यूज़ चैनलों की फ्रीडम बनी रहे, वो फियरलेस तरीके से फेयर रिपोर्टिंग करें, फेयर एंकरिंग करें, फेयर प्रोग्रामिंग करें? निमिष जी। फिर आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। देवांश, मैं आपको बीच में लाना चाहूँगा। आपका क्या नज़रिया है कि हमारे देश का जो वर्तमान मीडिया है, प्रेज़ेंट प्रेस है, वो कितना फ्री है? कितना रिपोर्टिंग में वो फेयरलेस है? और खबरों को लेकर कितना वो फेयर है? यानी फ्री, फेयर और फियरलेस। इन 3 मापदंडों के आधार पर वर्तमान मीडिया को आप कैसे आंकते हैं? सबसे पहली बात तो ये सर कि हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन मीडिया आज के समय में बात होती है कि एक गोदी मीडिया है, एक लुटियंस मीडिया है, 2 धड़ों में बटा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन और जो अभी सुशांत के समय जो पत्रकारिता हुई या फिर अभी अर्नब के ऊपर जो कार्रवाई हुई, इसके अलावा आज तक, न्यूज़ 24 जैसे कई तमाम चैनल हैं जिनके ऊपर उन्हें माफी के लिए एक नोटिस दिया गया और आज तक पे 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो इस समय तो कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहली जिस तरह से खबर टीआरपी के कारण हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक होते जा रहा था, सब टीआरपी में होते जा रहा था, बाकी ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद हो गई थी। जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी, वो इस समय बिल्कुल बंद हो चुकी। जो आम समस्या जो कहा जाता है कि जो आम जन की लोगों की समस्या सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और केवल सुशांत की खबर चल रही थी या मतलब जिससे टीआरपी मिल रही उस तरह की खबर चल रही थी। चाहे किसान का आंदोलन हुआ बीच में,
बिहार में बाढ़ आई, इस तरह की कई खबरों को नजरअंदाज कर दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो समय है, इस समय तो कुछ है, अलग धड़ बटे हुए हैं। अब समय कि हम प्रेस डे पे हैं इस समय, तो हमें बात करना चाहिए, ओकेजन नहीं रह जाना चाहिए, जैसा अभी प्रेम सर ने बताया। तो इस पे बिल्कुल चिंतन मनन करने का समय है कि सब पत्रकार एकजुट हों और हम लोकतंत्र के लिए काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं निमिष जी जी सर। एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लगातार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नेशनल प्रेस डे के अवसर पर हम वर्तमान मीडिया से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में एथिकल वैल्यूज़ को रखेंगे? जो बेसिक जर्नलिज्म की वैल्यूज होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जो कि भले ही उनकी ही रेगुलेटरी अथॉरिटी सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा बनाई गई है, एनबीए के द्वारा, वही पालन करें। या फिर आप देखते हैं कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया के लिए होना ज़रूरी है? निमिष जी, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल उसको मीडिया बहुत ही बुरी तरह से डीरेगुलाइज्ड है कि इसी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी ऑडियो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मीडिया हाउस खोलता है और बंद कर देता है। और इसके अलावा ये हालत, यही हालत है कि यहाँ के जो मालिक हैं वो अपने स्वार्थों को देखने लगे। तो इसीलिए हम यदि ये सोचें कि बहुत बहुत अच्छा एक जर्नलिज्म जो इस चीज को रेगुलेट कर सके, क्योंकि यहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी है। हम आप सब लोग जर्नलिस्ट, किसी एक व्यक्ति के पर्सनालिटी के हिसाब से आप देश का मैंडेट या सारी चीजें उसको नहीं दे सकते। आज के हिसाब से चलना चाहिए। अब वो या तो मालिक के हिसाब से चलता है या उसके एडिटर के अपने विचारधारा के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके ऑडियो में फिर प्रॉब्लम है, बीच में आवाज़ आती वक्त है, हो। फिर गायब हो जाती है। अब मैं पावनी को भी अगर डिबेट में लाना चाहूँगा। पावनी, आप एक उभरती हुई जर्नलिस्ट हैं और आप जिस तरीके का मीडिया आजकल आप देख रही हैं और आज नेशनल प्रेस डे के अवसर पर हम ये डिबेट कर रहे हैं। तो पावनी, आपको क्या लगता है कि आज का मीडिया ख़ास तौर पर न्यूज़ मीडिया, टीवी न्यूज़ मीडिया वो कितना फ्री, फेयर और फियरलेस जर्नलिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा? पावनी। यस सर। सर पहले तो देयर आर माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द मीडिया प्रोफेशनल्स। और दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये एक चौथा स्तंभ है, इसको मजबूत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि जर्नलिस्ट और जो जर्नलिज्म है बेसिकली वो, और जो न्यूज़ है बेसिकली वो जर्नलिस्ट्स के बारे में ही हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमें और दूसरे विषयों पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जी, प्रेम जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि नेशनल प्रेस डे, आपने कहा बहुत सारे हमारे देश में दिवस मनाए जाते हैं और जिस दिन हम इस तरह का कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रेस की वर्तमान स्थिति पर संवाद कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद फिर ढाक के 3 पात। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बिल्कुल सीधा सवाल कि अगर सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म फेल हो रहा है मीडिया के अंदर, तो फिर क्या चाइना की तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है और हमारे देश में भी आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में ये बिल पेंडिंग है। बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, प्रेस फ्रीडम के नाम पर ये सरकार हमारी फ्रीडम को छीनना चाहती है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि जब आपका सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म फेल हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं? प्रेम जी।
बिल्कुल अरुणेश जी, ये बहुत बड़ा सवाल रहा है। और आजादी के बाद हम लोगों ने मीडिया के उस जो ओरिजिनल इसका जो गुण है, जो हिंदुस्तान में मीडिया पैदा हुई थी, वो सरकार को आईना दिखाने, उसकी बुराइयां बताने, उसको आगाह करने, ये जो इसका रुतबा रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने मीडिया को आजादी देना सुनिश्चित किया था। इसके बाद भी जितने आयोग बने, जितने कानून बने, सब में इस बात की चर्चा हुई और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई कि मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में बनाए रखा जाए। फिर भी मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब जनता पार्टी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो उन्होंने एक बात को सिरे से खारिज किया था कि मीडिया को जैसे न्यायपालिका है उसकी तरह उतनी उस हद तक हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते, उन्होंने साफ साफ कहा था। वो डिबेटेबल आज भी है, लेकिन एक चीज जो है हमेशा संघर्ष रहा है कि जो सरकार है वो हमेशा मीडिया का की स्वतंत्रता का किसी न किसी तरह से अपहरण करने की कोशिश में लगी रहती है, उसका ये प्रयास रहता है और मीडिया उससे संघर्ष करता रहता है। ये संघर्ष जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। और मूल जो स्वभाव है सत्ता के खिलाफ, सत्ता को आगाह करने वाला, अब क्या है, उसको वैचारिक आधार पर भी बांटने की कोशिश हुई है। क्योंकि दुनिया में कई देशों में पत्रकारिता इस तरह से चली है कि देश के लिए पत्रकारिता, इसको सरकार के लिए पत्रकारिता में बदल दिया जाता है। आप देखिएगा, और नॉर्थ कोरिया में, चाइना में, सब वही है, देश के लिए पत्रकारिता बोल के वो सरकार के लिए पत्रकारिता बन जाती है। तो वो पत्रकारिता हमारे यहाँ न हो, इसका संघर्ष है और उस दिशा में जाए, इसलिए वैचारिक आधार पर राष्ट्रवाद की पत्रकारिता और तमाम पत्रकारिता पैदा ले रही। ये दरअसल बाधाएं हैं जो हम जिस पत्रकारिता को लेके बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें ये बाधाएं हैं जो मजबूत होकर के सामने आ रही है और हम अपने आप को असुरक्षित और कमजोर पा रहे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जैसे टेलीविजन आया, उसके बाद आप सोचिए, तो टेलीविजन तो फिर भी सेटल हुआ और उसकी विकृतियां आप दिख रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया को शुरू में ही इस तरह से हायर कर लिया जाए कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मातहत कर दिया जाए, तो इस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं जहां कहीं भी संभव होता है कि सोशल मीडिया में भी ऐसे ही नियामक हो जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ताकि जो एडिटोरियल चीज को, आप ओटीटी में क्या गाली गलौज चल रहा है, उस ओटीटी को आप नियमित करने के लिए एक अलग आपका तरीका होगा, लेकिन जो पत्रकारीय वस्तु है, पत्रकारीय चीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय नहीं कंट्रोल करेगा, उसको कोई एडिटोरियल कमेटी ही तय करे, ये सुनिश्चित करना। लेकिन प्रेम जी, सवाल यहाँ पर यही है, देखिए आपने बड़ी बातें की कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल मीडिया पे क्या नहीं उठ रहे हैं? मैं कहता हूँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, कितने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवर्टीजमेंट और कंटेंट का रेशियो जो बनाया हुआ है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में, उसको लेकर के कितने न्यूज़पेपर उसको फॉलो करते हैं और कितने न्यूज़पेपर के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो शिकायत पहुंची है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ले लीजिए, एनबीए कितने सारे चैनलों, हाल में जरूर ऐसा हुआ है कि कुछ चैनलों के लिए सुशांत केस में उन्होंने कहा है कि आप माफीनामा चलाइए या 1 लाख का जुर्माना लगा दिया है, लेकिन ब्रॉड पिक्चर में अगर आप देखें तो एनबीए के पास ऐसी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि वो चैनलों के खिलाफ एक्शन ले सके। और दूसरी बात ये कि आप चैनल कह देगा मैं आपके साथ ही नहीं हूँ, मैं आपके दायरे में ही नहीं आता हूँ, रिपब्लिक इसका एक उदाहरण है कि मैं एनबीए के दायरे में नहीं हूँ, तो फिर मीडिया बेलगाम नहीं हो जाएगी। तो अगर प्रेस का चौथा स्तंभ है, खंभा है, वो कमजोर हो रहा है लगातार, तो उसको मजबूत बनाने के लिए अगर सरकार आगे आ रही है या बाकी लोग आगे आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरुणेश जी, आपने जो प्रश्न उठाया कि जो कमियां बताई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की या एनबीए की, तो उन कमियों के बहाने हम उसको और कमजोर करने का प्रयास करें, ये होना चाहिए, या उन कमजोरियों को दूर करके उसका अम्ब्रेला इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि वो और कारगर हो, ये जरूरी है। तो ऐसा ना हो करके जरूरी है कि उन कमियों को दूर किया जाए, लेकिन वो कमियां दूर हो कहां पा रही हैं? मैं आपको इसीलिए इस डिबेट में लाता हूं क्योंकि 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 16 नवंबर से इसने विधिवत रूप से काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज 2020 है, तो 1966 से लेके 2020 तक आप आ गए और अभी तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाए।
अभी तक आप मजबूत स्थिति में नहीं बन पाए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये मैं निमिष कुमार से जानना चाहूंगा। निमिष जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदारी सरकार की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया असल में सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस के लिए उसका घर मिलते हैं, उसे एक बंगला मिल जाए प्रेस काउंसिल का चेयरमैन बनकर, और उसका दाना पानी रोजी रोटी और उस टाइप से उसका डेकोरम मेंटेन रहे, इसके लिए था। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। कुछ सांसद होते हैं उसमें, कुछ हमारे साथी होते हैं, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, जब तक सरकार के विज्ञापनों के भरोसे आपका मीडिया चलेगा, तब तक आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इसके उदाहरण आप देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर विज्ञापन देती है, और उसका इतना दबाव होता है कि जो प्रेम जी बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, सरकारी बैसाखी हटानी पड़ेगी, उसके कारण आपके ऊपर सरकारी दबाव नहीं होगा। पीटीआई के ऊपर आज ये है कि पीटीआई कांग्रेस को लेकर इतना झुका इसलिए था क्योंकि उसको इतना पैसा सरकार से मिल रहा था। यदि उसको हटा दिया जाए तो वहां देखिए आज हालत क्या है। तो हर जगह यही हालत है। ये जो रीजनल चैनल्स होते हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार बहुत मीडिया फ्रेंडली मानी जाती है। उसका रीजन है कि वो वहां के रीजनल चैनल्स को इतना पैसा देती है कि वो उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, वो भोंपू बन जाते हैं। तो